हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। इस क्लास में हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम के लिए जो 2023 का प्री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और ये ध्येय आईएएस जो है उसकी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और पूरा डिटेल से क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं सरल भाषा में। और इसके पहले जो है कि 3 वीडियो हो चुकी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सभी में डिटेल से एनालाइज किया गया है और टेस्ट सीरीज से बाहर भी जितने भी फैक्ट हैं उससे संबंधित सभी को डिटेल से यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। तो टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का और वीडियो देखने में थोड़ा सा यही फ़र्क होगा कि इसके अदर फैक्ट जो अभी है हम बताते चलेंगे जो ज़रूरी होगा एग्ज़ाम के लिए। आइए तो सॉल्व करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए स्कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिए गए और उससे संबंधित विद्वान, यानी कि किस सिद्धांत का प्रयोग किस विद्वान ने दिया है उसी के बारे में यहाँ पर मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले दिया है निहारिका परिकल्पना, दूसरा वायव्य राशि परिकल्पना और तीसरा ग्रहाणु परिकल्पना और चौथा ज्वारी परिकल्पना। और यहाँ पर दिया है चैम्बरलिन तथा मोल्टेन, जीन्स एवं जेफरीज, लाप्लास एवं कांट। तो आइए देखते हैं कि इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निहारिका परिकल्पना किसने दिया था? तो निहारिका परिकल्पना दिया था लाप्लास ने, तो ए का 3 हो जाएगा। और वायव्य राशि परिकल्पना किसने दिया है? तो ये दिया है कांट ने, तो बी का 4 हो जाएगा। और ग्रहाणु परिकल्पना किसने दिया है? तो ग्रहाणु परिकल्पना दिया था चैम्बरलिन और मोल्टेन ने, तो सी का 1 हो जाएगा। और ज्वारी परिकल्पना, तो ज्वारी परिकल्पना दिया था जीन्स वन जेहरी ने। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए का 3, तो ए का 3 केवल एक ही में दिया है, तो डी ऑप्शन इसका सही करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग भी एग्जाम में कर सकते हैं कि अगर एक से ही सही मिलान हो जाता है तो बाकी सभी को मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इससे समय बच जाता है एग्जाम में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि बिग बैंग सिद्धांत, यानी जो बिग बैंग सिद्धांत है, संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? यानी असत्य कथन के बारे में कहा गया है कि कौन सा एक कथन असत्य है। तो ये बिग बैंग पृथ्वी की जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है उससे संबंधित है, तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, यह परिघटना लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी, तो जो है कि ये भी कथन सही है, दूसरा भी। और इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड को निर्मित करने वाले सभी पदार्थ एकांकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर थे, यानी कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है तो ये एक ही पिंड से बने हुए हैं। इसमें विस्फोट हुआ तब जाके जो कि ग्रह और वायुमंडल में ब्रह्मांड में जितने भी तारे और उपग्रह ग्रह बने हुए हैं तो एक ही पिंड से बने हुए हैं सभी। तो यही इस सिद्धांत के बारे में था, बिग बैंग सिद्धांत। तो जो है कि ये भी कथन सही हो जाएगा। और अगला जो है कि आरंभ में इनका आयतन अत्यधिक था तथा तापमान एवं घनत्व शून्य था, तो ये जो है कि गलत हो जाएगा। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित इनका आयतन जो है कि कम था, और जो ये दिया है कि तापमान एवं घनत्व शून्य था, तो तापमान बहुत अधिक था और घनत्व भी बहुत अधिक था, तो ये कथन गलत हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर जो है कि डी हो जाएगा। यही पूछा था कि कौन सा असत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि भीतरी ग्रह पाए जाते हैं, यानी कि जो 8 उपग्रह 8 ग्रह हैं टोटल, उसमें से 4 जो है कि आंतरिक ग्रह हैं, आंतरिक या भीतरी ग्रह जिनको भी कहते हैं, और 4 जो है कि बाह्य ग्रह हैं। तो जो भीतरी ग्रह पाए जाते हैं तो इसमें दिया है कि बृहस्पति और शनि के मध्य, सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के पट्टी के मध्य, और पृथ्वी और सूर्य के मध्य, और इनमें से कोई नहीं। तो जो 4 आंतरिक ग्रह होते हैं, सूर्य से दूरी के आधार पर देखा जाए तो जो 4 आंतरिक ग्रह हैं तो इसमें आ जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये जो है कि 4 आंतरिक ग्रह हैं। और बाह्य ग्रह कौन से होते हैं? तो बाह्य ग्रह होते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है कि सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पेटी के मध्य भीतरी ग्रह पाए जाते हैं, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं बृहस्पति और मंगल, इन दोनों के बीच में ही
एक बेल्ट होती है क्षुद्र ग्रहों की, तो इसी में ये पाए जाते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के मध्य जो है कि ये आंतरिक चारों ग्रह होते हैं, क्योंकि ये जो क्षुद्र ग्रह हैं ये बृहस्पति और मंगल के बीच में है, और मंगल तक ही आंतरिक ग्रह है। यहाँ पर जो हम लोग देखें आंतरिक ग्रहों की संख्या 4 है, तो ये मंगल तक ही है। तो ये क्षुद्र ग्रह और सूर्य के बीच में जो है कि भीतरी ग्रह पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है कि बी ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूगर्भ की जानकारी प्रत्यक्ष साधन है, यानी भूगर्भ के बारे में जानकारी के लिए प्रत्यक्ष साधन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के होते हैं माध्यम जानने के भूगर्भ के बारे में जानकारी के। तो यहाँ पर पूछा गया कि प्रत्यक्ष साधन कौन सा है, तो ये ज्वालामुखी, उल्कापिंड, गुरुत्वाकर्षण और चुंबकत्व। तो इसमें देखा जाए तो जो ज्वालामुखी है ये प्रत्यक्ष साधन है, प्रत्यक्ष साधन है, और बाकी उल्कापिंड, गुरुत्वाकर्षण बल और जो है कि ये सभी अप्रत्यक्ष है। भूगर्भ के बारे में जानकारी के लिए ये सभी अप्रत्यक्ष साधन है, और ज्वालामुखी जो है कि प्रत्यक्ष है। और अगर देखा जाए तो जो खदानें होती हैं, बहुत अधिक तक खुदाई की जाती है, तो ये भी एक तरह से प्रत्यक्ष साधन ही है भूगर्भ के बारे में जानकारी का। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप का प्रभाव है, यानी जब भूकंप आता है तो उसका प्रभाव क्या क्या होता है, उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि भूकंप का प्रभाव कौन कौन सा है। तो यहाँ पर दिया है धरातली विसंगति, मृदा द्रवण, सुनामी, उपरोक्त सभी। तो अगर जब भूकंप आता है तो ये सभी प्रभाव दिखाई पड़ते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ये सभी हो जाएगा। भूकंप जब आएगा तो ये सभी प्रभाव दिखाई देंगे। और जैसे एक भूस्खलन भी हो जाता है, भूस्खलन हो जाएगा, और हिमस्खलन हो जाएगा, यानी हिम वाले क्षेत्रों में अगर भूकंप आता है तो वहाँ पर हिमस्खलन हो जाएगा। और देखा जाए तो जो बांध और तटबंध होते हैं वो टूट जाते हैं। तो ये सभी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं भूकंप आता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है कि डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कथन असत्य पूछा गया है। तो महाद्वीप की तुलना में महासागरों के नीचे की भूपर्पटी की मोटाई कम है, और दूसरा कथन दिया है भूपर्पटी और मेंटल के ऊपरी भाग सम्मिलित रूप से स्थल मंडल कहलाता है। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा कथन असत्य है। तो अगर हम लोग इसके बारे में अगर पढ़े होंगे तो देखा जाए तो महाद्वीप की तुलना में महासागरों के नीचे की भूपर्पटी की जो मोटाई होती है वो कम होती है, क्योंकि महाद्वीप जो होते हैं इनकी भूपर्पटी की मोटाई जो है कि लगभग 30 किलोमीटर तक होती है, 30 किलोमीटर तक। और जो महासागर होते हैं इनके भूपर्पटी की मोटाई 5 किलोमीटर के आसपास होती है, 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि भूपर्पटी की मोटाई जो होती है महासागरों की वो कम होती है। तो ये कथन सही हो जाएगा। और दिया है भूपर्पटी तथा मेंटल के ऊपरी भाग के रूप में स्थल मंडल होता है। जो भूपर्पटी होती है प्लस मेंटल जो होता है, तो इन दोनों को मिलाकर जो है कि स्थल मंडल बनता है। यही यहाँ पर पूछा गया था। तो इसमें से पूछा गया कि कौन सा कथन असत्य है, तो दोनों ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, न तो पहला न तो दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा दिया है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक है जो ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसमें पूछा गया है कि कौन सा वो देश है जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बहती है। तो तिब्बत, बांग्लादेश, भूटान और भारत। तो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये जो है कि भूटान में नहीं बहती है, ये तिब्बत क्षेत्र से होते हुए, चाइना से होते हुए भारत में प्रवेश करती है, और भारत में ही इसके असम में जो है, असम में इसका ब्रह्मपुत्र नाम पड़ता है। और बांग्लादेश में ये जमुना के नाम से बहती है, जमुना के नाम से बहती है। और जो देखा जाए तो ये जो तिब्बत वाले क्षेत्र में है ये सांगपो के नाम से बहती है, तो सांगपो के नाम से बहती है। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर जो है कि डी हो जाएगा, भूटान में नहीं बहती है, यही यहाँ पर पूछा गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि आइसोनेफ रेखा क्या है, यानी जो रेखाएं होती हैं उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि आइसोनेफ रेखा क्या होती है। तो बर्फ गिरने के समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा, समुद्र तल से क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, किसी संदर्भ में बिंदु से क्रमिक माप का प्रदर्शन करने वाली रेखा,
और मेघाच्छादन समान क्षेत्रों को मिलाने वाली, जो मेघाच्छादन होता है उसको समान क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा। तो यहाँ पर पूछा गया कि आइसोनेप कौन सी रेखा है, तो इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। जो मेघाच्छादन है उसको मिलाने वाली रेखा को जो है कि आइसोनेप कहा जाता है। और बर्फ के समान क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, तो इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। इसे आइसोनेप कहते हैं मेघ वाले को, और जो बर्फ वाली होती है उसे आइसोनिफ कहते हैं, आइसोनिफ। तो नेफ और नेफ में दो थोड़ा सा अंतर है, आप लोग ध्यान से इसको नोट कर लीजिए और ध्यान दीजिएगा कि कौन सा पूछा जा रहा है। और जो समुद्र तल से क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको डेटम रेखा कहते हैं। और किसी संदर्भ में बिंदु से क्रमिक माप का प्रदर्शन करने वाली रेखा, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आइसोनेमल कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर दिया है अध्यात्मात्मक शासन व्यवस्था के में राष्ट्रपति देश व सरकार दोनों का प्रमुख होता है, और अर्ध अध्यात्मात्मक जो शासन व्यवस्था होती है उसमें राष्ट्रपति देश का जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। तो इसमें से पूछा गया कि कौन सा कथन सही है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसमें दोनों ही कथन सही दिया गया है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। कहा गया है कि अभिकथन क्या कहा है कि भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली व्यवस्था है और भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं है। तो इसमें देखते हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो है कि भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है आर्टिकल 124 के तहत। और जो है कि भारत में अलग से प्रांतीय स्तर पे न्यायालय नहीं है, यानी कि जो न्यायपालिका सर्वोच्च है वो सुप्रीम कोर्ट ही है। कहीं भी आप लोग अगर किसी भी कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, यही इसी का निर्णय सर्वमान्य होता है, अलग से कोई निर्णय नहीं दे सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दे दिया है वही पूरे भारत में मान्य होता है। तो अलग से कोई प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं है, सभी इसके अधीन ही हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो यही यहाँ पर कहा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने हेतु कौन सा उपाय किया गया है। यानी जो भारत में संविधान व्यवस्था की गई है कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, तो ये जो स्वतंत्र न्यायपालिका है ये आर्टिकल किस में दिया है, आर्टिकल 50 में दिया है कि न्यायपालिका विधायिका से अलग होगी। तो इसमें कहा गया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामलों में विधायिका को सम्मिलित न करना है, यानी न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधायिका को सम्मिलित न करना, यानी कि जो संसद है उसको सम्मिलित न किया गया है। तो ये कथन सही हो जाएगा। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होना, ये भी कथन सही है। और न्यायालय की अवमानना के लिए दंड की व्यवस्था, यानी न्यायालय की अगर कोई अवमानना करता है उसे दंड देने का भी अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है या हाई कोर्ट को है। तो इस प्रकार ये सभी व्यवस्थाएं की गई हैं कि जो न्यायपालिका हो वो विधायिका से अलग हो, तो स्वतंत्र हो। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी व्यवस्था की गई है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति होती है वो जो है कि कोलेजियम के आधार पर होती है। कोलेजियम जो बना है, और कोलेजियम में जो है कि न्यायाधीश ही शामिल होते हैं और मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो इस प्रकार इनकी अलग से व्यवस्था की गई है जिस पर विधायिका का कोई वो नहीं रह जाता है। तो यही न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है भारतीय संविधान में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि सार्वभौम मताधिकार से क्या आशा है। यानी सार्वभौम मताधिकार से क्या आशा है, देश के समस्त नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार, देश के समस्त वयस्क नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार, केवल महिलाओं को चुनाव में वोट देने का अधिकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से भी एक बार आंसर कर सकते हैं कि देखिए इसका आंसर क्या सही हो सकता है। तो जो सार्वभौम मताधिकार होता है उसमें देश के समस्त वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, यानी जो वयस्क नागरिक हैं 18 से प्लस वर्ष के, उनको वोट देने का अधिकार है, यही सार्वभौम मताधिकार है। इसके पहले जो है कि 1989 तक 21 वर्ष थी वोट देने की अधिकार, लेकिन जब 61वां संविधान संशोधन किया गया, 61वां संविधान संशोधन 1989 में, तो उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
तो एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोग जानते चले ताकि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन छूटने ना पाए आप लोगों के। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में वह प्रत्याशी विजयी घोषित किया जाता है। जो भारत में चुनाव की प्रणाली है यही है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि यह कुल मतों का बहुमत प्राप्त होता है, कुल मतों का 3/4 मत प्राप्त होता है, अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक मत प्राप्त होता है, उतनी ही सीटें प्राप्त हो जितने प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं। तो जो ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, इसमें ये होता है कि अन्य सभी प्रत्याशियों से अगर किसी प्रत्याशी को अधिक वोट प्राप्त हो गए तो वह जीत जाता है। तो यही सिस्टम है भारत में। ज़्यादातर अगर राष्ट्रपति के चुनाव में देखा जाए तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति होता है, यानी कि वरीयता क्रम में वोट दिया जाता है, वरीयता क्रम में। तो ये फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम नहीं है, यहाँ वरीयता एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है राष्ट्रपति के चुनाव में। यानी कि आप लोग जिसको राष्ट्रपति चुनना चाहते हैं तो उसको पहले नंबर पे किसको चाहते हैं, फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे, ऐसे करके चुनाव करना पड़ता है। लेकिन जो भारत में ज़्यादातर चुनाव होते हैं वो ये इसी पद्धति के तहत होते हैं। तो जो सबसे अधिक वोट पाता है वही जीत जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ के हस्तक्षेप के सिद्धांतों पर कार्य करती है। यानी वह कौन सा अर्थव्यवस्था का प्रकार है जो एडम स्मिथ ने सिद्धांत दिया था हस्तक्षेप की नीति उसके तहत कार्य करती है। तो इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, उदारवादी अर्थव्यवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग खुद से भी एक बार आंसर करते रहें, तभी आप लोगों को आइडिया मिलेगा कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हो पा रहे हैं। तो ये जो होता है उदारवादी अर्थव्यवस्था, जो उदारवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें ये होता है कि सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती है, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। इसे एक देखा जाए तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, यानी कि सरकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। और जो है कि उदारवादी अर्थव्यवस्था होती है, एडम स्मिथ ने यही कहा था कि हस्तक्षेप की नीति अपनाए, सरकार ज़्यादा उसमें इंटरफेयर ना करे अर्थव्यवस्था में, तो उसे उदारवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखा गया था। और ये सिद्धांत किसने दिया था, तो एडम स्मिथ ने सिद्धांत दिया था। इसमें राज्य का न्यूनतम यानी सरकार का न्यूनतम नियंत्रण होता है अर्थव्यवस्था पर। मांग और आपूर्ति के आधार पर अर्थव्यवस्था चलती है। तो इसी के बारे में यहाँ पूछा गया था। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन उसी से संबंधित दिया है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में लिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा गया है। इसमें उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकता के अनुसार होता है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें जो है कि वस्तुओं का उत्पादन उनकी आवश्यकता के अनुसार नहीं होता है, मांग के अनुसार होता है। जिस वस्तु की जितनी मांग होती है उसका उतना ही उत्पादन होता है। सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती है, यानी कि आपके पास पैसा है, आप डिमांड करेंगे तो उसका अधिक उत्पादन किया जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है कि आपको जो ज़रूरत की चीज़ होती है जैसे दवाई, शिक्षा, इन सब पर खर्च नहीं किया जाता है। जो है कि जिसकी डिमांड होती है उसी का उत्पादन किया जाता है। मांग एवं आपूर्ति की अर्थव्यवस्था होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सरकार का इसमें नियंत्रण नहीं होता है। तो यही कहा गया है यहाँ पर कि उनकी आवश्यकता के अनुसार वितरण नहीं होता है, मांग के अनुसार होता है। और इसमें उन्हीं उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनमें बाजार में मांग होती है। तो ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उसी वस्तु का उत्पादन होता है जिसकी बाजार में मांग होती है, और आवश्यकता के अनुसार नहीं, जिसकी मांग होगी उसी का उत्पादन किया जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ देखा जाए तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, तो केवल दूसरा कथन सत्य हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। और दूसरा कथन और अभिकरण दिया है, तो आइए देखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात कृषि में समानता लाने के लिए भू सुधारों की आवश्यकता हुई, और कारण क्या दिया है कि इसका मुख्य उद्देश्य जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना था। तो यहाँ पर कथन और कारण दिया गया है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर करते रहें, ताकि आप लोगों के भी क्वेश्चन को पता चले कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो स्वतंत्रता के पश्चात कृषि में समानता लाने के लिए भू सुधारों की आवश्यकता थी। यानी स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार किया गया ताकि जो है कि समानता आ सके, सभी को बराबर जमीन मिल सके। स्वतंत्रता से पहले क्या था कि जमींदारों के पास अधिक ज़मीनें थी और उस पर किसान खेती किया करते थे जिनकी खुद की ज़मीन नहीं थी। तो उसी को समानता लाने के लिए भूमि सुधार की आवश्यकता थी। तो ये कथन सही हो जाएगा। और कारण क्या दिया, कारण दिया है यहाँ की
इसका मुख्य उद्देश्य जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना था, यानी जो जोत से जो किसान मजदूरी कर रहे थे उनको भूमि का स्वामित्व दिलाना था। तो ये दोनों ही कथन और कारण सही है, लेकिन ये व्याख्या नहीं करता है इसकी, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों ही कथन सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, यानी जो संरचनात्मक सुधार होता है उसमें कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि संरचनात्मक सुधार में एक दीर्घकालिक उपाय के रूप में होते हैं। जो संरचनात्मक सुधार होते हैं वो एक दीर्घकालिक उपाय के रूप में होते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधार कर देश की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा की क्षमता को बढ़ाना है। तो ये कथन भी, दोनों भी कथन सही हो जाएगा। और इसमें पूछा गया था कि कौन सा कथन सही है, तो दोनों ही कथन सही है। ये व्यवस्था जो है कि 1991 में जो आई थी भारत में एलपीजी की, एलपीजी ये सिलेंडर वाला एलपीजी नहीं है, एलपीजी है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण और निजीकरण और भौगोलिकरण, जो ये नीति लाई गई थी इसी के लिए लाया गया था कि संरचनात्मक सुधार हो दीर्घकालिक रूप में, और जो है कि अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधार कर देश में अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा को क्षमता को बढ़ाना था, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना था। तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा कथन सही है, तो दोनों ही कथन सही है यहाँ पर। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो सांकेतिक सिक्का से तात्पर्य क्या है। जो सांकेतिक सिक्का है, सांकेतिक मुद्रा है, जो वर्तमान में चलती है सांकेतिक मुद्रा, तो उसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि वह जिसका अंकित मूल्य धात्विक मूल्य से अधिक होता है, वह जिसका धात्विक मूल्य अंकित मूल्य से अधिक होता है, और वह जिसका अंकित मूल्य धात्विक मूल्य के बराबर होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग अगर जानते हो कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन सबसे पहले तुगलक वंश का एक शासक था, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक था, उसने सांकेतिक मुद्रा चलाया था। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको नोट कर लें। तो सांकेतिक मुद्रा वो होता है जिसका अंकित मूल्य जो है कि धात्विक मूल्य से अधिक होता है। तो जो वर्तमान में चलता है रुपया जो है, या ये सब जो कि सांकेतिक मुद्रा का ही रूप है एक तरह से, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके पहले जो है कि तुगलक के काल से पहले जब चलता था, तो जिसका उस मतलब धातु का मूल्य जितना है उसी के मूल्य के बराबर उसका वैल्यू था, लेकिन जब सांकेतिक मुद्रा चला दिया गया तो धातु का मूल्य से अधिक सांकेतिक मूल्य हो गया। तो यही यहाँ पर पूछा गया था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पारिस्थितिकी दबाव की इकाई है, यानी कि वायुमंडलीय दाब की इकाई कौन सी है। यहाँ पर बार दिया है, नाट दिया है, जूल दिया है और ओम दिया है। ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा, लेकिन इससे संबंधित और भी फैक्ट हम लोग देखेंगे, चारों ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पारिस्थितिकी दबाव है इसकी इकाई क्या होती है, तो बार होती है। जो मिली बार होती है पारिस्थितिकी दाब की इकाई होती है। और जूल किसकी इकाई है, तो जूल है ऊर्जा की। और नाट किसकी इकाई है, तो ये होती है समुद्री इकाई, समुद्री गति मापने की इकाई। और ओम किसकी इकाई है, तो ओम है विद्युत प्रतिरोध की, विद्युत प्रतिरोध की। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो इसी तरह हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट को देखते चलेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हम लोगों के पास तैयार हो जाए। वीडियो देखते रहिए आप लोग, और पॉइंट जितने भी बताए जा रहे हैं सबको नोट करते जाएं, तभी वीडियो देखने का फायदा होगा। निम्नलिखित पर विचार करिए। शिक्षा में निवेश, कार्यस्थल पर प्रशिक्षण, स्वास्थ्य में निवेश, प्रवसन सूचना, उपरोक्त में से कौन से मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं। यानी यहाँ पर पूछा गया है कि मानव पूंजी निर्माण में कौन कौन से स्रोत हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पर 4-5 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग खुद से भी एक बार सोच सकते हैं कि मानव पूंजी निर्माण में क्या क्या हो सकता है। तो अगर शिक्षा में निवेश करते हैं तभी पूंजी निर्माण होगा। कार्यस्थल पर प्रशिक्षण देना, स्वास्थ्य में निवेश, प्रवसन सूचना, ये सभी जितने भी पॉइंट दिए गए हैं सब जो है कि मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक अभिकथन है और दूसरा कारण है, और कहा गया है कि
चोलों के विषय में हमें उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त होती है। और कारण दिया है, चोल शासकों को इतिहास के द्वारा प्रतिदिन अपनी विजय गाथाओं को लिखवाया जाता था। तो यही यहाँ पर कहा गया है, कथन और अभिकरण दिया है। तो आप लोग खुद से भी एक बार वीडियो को पॉज करके सोचिए, देखिए क्या कथन और अभिकरण दोनों सही है। तो चोल विषय में हमें उनके पूर्ववर्ती जो राजा थे उनसे अधिक जानकारी मिलती है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। और चोल शासकों के इतिहासकारों द्वारा प्रतिदिन अपनी विजय गाथाओं को नहीं लिखवाया जाता था, ये प्रतिदिन नहीं लिखवाया जाता था। जो चोल शासक थे इन्होंने अनेक स्थानों पर जो जैसे चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, चोल साम्राज्य का संस्थापक था। और इसके दो प्रमुख राजा हुए थे, राजा तो बहुत हुए थे लेकिन प्रमुख रूप से एक था राजराज प्रथम, जिसने राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, और दूसरा था राजेंद्र प्रथम। तो ये प्रमुख राजा हुए थे और राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। तो ये लोग जो है कि जो शासक हुए थे इन्होंने शिव और विष्णु की मंदिर बनवाए थे, शिव और विष्णु के अनेक मंदिर बनवाए थे। और मंदिरों की दीवारों पर ये लंबे लंबे लेख लिखवाते थे, उत्कीर्ण करवाते थे। तो उसी के द्वारा इनके इतिहास के बारे में जानकारी, इनके राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो यही यहाँ पर पूछा गया था। लेकिन ये प्रतिदिन विजय गाथाओं को नहीं लिखवाते थे, मंदिरों पे लेख लिखवाते थे। तो ये देखा जाए तो ए सही है और आर गलत है, यानी कि पहला कथन अभिकथन सही है और आर गलत है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये वीडियो देखने का यही फायदा होगा कि जो टेस्ट सीरीज में नहीं दिया है उससे भी वो भी फैक्ट हम बताते चलेंगे, तो आप लोग उसको नोट करते रहें। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस यात्री ने भारतीय राजा को बौरा कहा था, यानी वह कौन सा यात्री था जो किसी भारतीय राजा को बौरा कहा था। वो मार्को पोलो, अल मसूदी, सुलेमान और इब्न बतूता। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो तभी इसका आंसर कर पाएंगे, नहीं तो ये नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग छोड़ सकते हैं एग्जाम में, यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आप लोग करते रहें और वीडियो को देख के पॉइंट नोट कर लें। अगर ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आप लोग उसको छोड़ सकते हैं। तो ये जो इसका अल मसूदी था, अल मसूदी इसी ने कहा था। ये कहाँ का, बगदाद का निवासी था, बगदाद का निवासी था। और ये कब भारत में आया था, तो ये 1915 से 915 से 16 के बीच में भारत आया था। और इसने एक गुर्जर प्रतिहार वंश था, उसका एक राजा था, उस राजा का नाम क्या था, और ये जो उस राजा था गुर्जर प्रतिहार वंश को, उसको इस वंश को इसने एक नाम दिया था, वंश को नाम दिया था अल जुरूर। और इसी वंश के राजा को इसने जो है कि बौरा कहा था। इसी वंश का एक राजा था, उसी को जो है कि बौरा कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर कौन से कथन सत्य हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। ये यहाँ पर दिया कि प्रतिहार राजा भोज ने आदि बराह की उपाधि धारण की थी, और राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष ने एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर बनवाया था। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर सोचिए, देखिए आंसर क्या हो सकता है, उसके बाद हम इस आंसर को डिस्कस करते हैं। तो जो प्रतिहार राजा था भोज था, उसकी उपाधि थी आदि बराह। तो ये कथन बिल्कुल सही है, पहला कथन तो सही हो जाएगा। और जो दूसरा कथन दिया है, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष ने जो है कि एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण कराया था। तो जो राष्ट्रकूट राजा था, एलोरा का जो अमोघवर्ष यहाँ पर दिया है ये गलत हो जाएगा, अमोघवर्ष नहीं था, जो ये कृष्ण प्रथम था। कृष्ण प्रथम, जो कृष्ण प्रथम था राष्ट्रकूट राजा, उसने एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर बनवाया था। तो ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर पूछा गया था कौन सा सत्य है, तो ए ऑप्शन सत्य हो जाएगा। आप लोग सत्य और असत्य को ध्यान से देखा करिए एग्जाम में, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा वर्ष 1927 में बहिष्कृत समाज नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था। यह पत्रिका किस भाषा में छपती थी, यानी कि पूछा गया है जो अंबेडकर जी द्वारा 1927 में बहिष्कृत समाज पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था वह किस भाषा में छपती थी। तो यहाँ अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और गुजराती। तो आप लोग खुद से भी इसका आंसर करते रहें, देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो ये मराठी भाषा में छपती थी।
अंबेडकर जी ने एक संस्था की स्थापना की थी। उस संस्था का नाम क्या था? बहिष्कृत हितकारिणी सभा। इसकी स्थापना की थी 1924 में। 1924 में अंबेडकर जी द्वारा स्थापना की थी और इसी संस्था द्वारा जो है कि बहिष्कृत समाज नामक पत्रिका चलाई जाती थी और 1927 में, तो इसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया था। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। तो अगला क्वेश्चन कुछ मध्यकालीन कवि और रचनाएं दिया गया है और इसमें से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है। तो इसी के बारे में बताना है। तो आइए देखते हैं। तो मुल्ला दाऊद, चंदायन, अमीर खुसरो, आसिफा, सोमनाथ और राग विबोध। तो उपयुक्त सभी, यानी कि यहाँ पर उपयुक्त सभी कथन सही हैं। यानी कि जो मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन है, अमीर खुसरो की आसिफा है और सोमनाथ का राग विबोध है। तो तीनों ही सही हैं। तो इस प्रकार डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में जवाबित का सही आशय क्या था। जो जवाबित था उसी के बारे में यहाँ पूछा गया था कि यह क्या था। तो सैनिकों को वेतन के रूप में दिया जाने वाला भूभाग था। उलेमा व काजी को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि थी। शरीयत के अलावा राजकाज चलाने हेतु सुल्तान द्वारा बनाए गए नियम थे। अकाल के दौरान भू राजस्व वसूली से प्राप्त छूट थी। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर करते रहें, देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शरीयत के अलावा राजकाज चलाने हेतु सुल्तान द्वारा जो नियम बनाए गए थे, यानी कि ज़्यादातर सल्तनत काल में शरीयत के हिसाब से ही कानून चलाते थे राजा, लेकिन शरीयत के अलावा राजकाज चलाने हेतु जो सुल्तान द्वारा नियम बनाए गए थे उसी को जवाबित कहा जाता था। तो यही पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और यहाँ पर पूछा गया कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ था सूरत की संधि से 1775, बसीन की संधि से और सालबाई की संधि से और पूना की संधि से। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर देखिए क्या सही हो सकता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, जो सूरत की संधि हुई थी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो संधि हुई थी वह कौन सी संधि थी? तो ये संधि थी सालबाई। जो सालबाई की संधि हुई थी 1782 में, वो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के अंत का था। इसी के संधि के तहत आप लोगों को पता होगा कि कुल 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे। आंग्ल मराठा युद्ध, पहला तो यहाँ पर दिया है कि पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था। तो पहला हुआ था 1775 से 1782 के बीच। 1775 से 1782 के बीच हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। कुल 3 हुए थे, जिसमें से पहला ये था जो सालबाई की संधि के तहत हुआ। फिर दूसरा हुआ था, दूसरा कब हुआ था? तो दूसरा युद्ध हुआ था 1803 से 1805 के बीच, और 1803 से 1805 के बीच हुआ था। इसमें जो है कि संधि कौन सी संधि हुई थी? तो पूना की संधि। सॉरी फ्रेंड, पूना की संधि नहीं हुई थी। यहाँ पर 3 संधियां हुई थी और तीनों संधियां अलग अलग हुई थी। एक तरफ तो था लॉर्ड हेस्टिंग, और लॉर्ड हेस्टिंग के अलावा इसमें कौन कौन से थे? तो 3 संधियां हुई थी, जिसमें पहली संधि थी देवगांव की संधि, और दूसरी संधि थी सूजी अर्जुन संधि, और तीसरी संधि थी राजपुर घाट की संधि। ये तीनों संधियां जो है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के तहत हुई थी, और एक तरफ था लॉर्ड हेस्टिंग और दूसरी तरफ थे देवगांव में भोसले, जो भोसले थे वो थे, और सूजी अर्जुन गांव की संधि में इसमें थे सिंधिया, और तीसरा राजपुर घाट की जो संधि हुई थी इसमें थे होलकर। और ये संधियां कब हुई थी? तो ये जो है कि 1805 में हुई थी। तो इस संधि के तहत द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। और जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1817 से 18 के बीच, और ये जो है कि पूना की संधि के तहत समाप्त हुआ था, पूना की संधि। तो इतने सारे फैक्ट इस क्वेश्चन से थे। आप लोग सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और सभी एग्जाम में पूछे गए हैं।
आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर कुछ संस्था दी है और संबंधित व्यक्ति दिए है। तो इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पूना सार्वजनिक सभा जस्टिस रानाडे, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जी सुब्रमण्यम अय्यर और बॉम्बे प्रेसिडेंसी तो फिरोज शाह मेहता। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर करिए, देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है इसका सुब्रमण्यम नहीं होगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो आप लोग ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने की थी। बाकी ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और पूना सार्वजनिक सभा की जस्टिस रानाडे और बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना फिरोज शाह मेहता। और इन जो है कि यही पूछा गया था। और फिरोज शाह मेहता के साथ दो और लोग थे, एक थे केटी तैलग और दूसरे कौन से? बदरुद्दीन तैयब। तो ये तीनों लोग थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, और फिरोज शाह मेहता और केटी तैलग और बदरुद्दीन तैयब। बाकी जो है कि यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यही सही सुमेलित नहीं था। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि मराठा शासकों में लिखित में से किसे गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की संज्ञा दी गई है, यानी गौ ब्राह्मण प्रतिपालक कौन सा था? तो बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, छत्रपति शिवाजी और राजा राम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी। जो छत्रपति शिवाजी थे इनको गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की संज्ञा दी गई है। और इनका जो है कि जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1621 को। कहाँ पर हुआ था? तो शिवनेर की पहाड़ी के दुर्ग में हुआ था। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो आप लोग नोट करते रहे इसको। अगला क्वेश्चन क्या दिया है देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास के प्रतिकर्ष कारकों में सम्मिलित है? तो प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं, बेरोजगारी, अस्थायित्व, शांति एवं अस्थायित्व। तो प्रवास का जो कारण होता है वो दो कारण होता है। एक तो प्रतिकर्ष होता है, प्रतिकर्ष जिसको क्या कहते हैं? पुश फैक्टर, और इसका ये इंग्लिश वर्जन है। और एक होता है अपकर्ष, इसको क्या कहते हैं? पुल फैक्टर। तो ये दो फैक्टर होते हैं। इसमें से पूछा गया कि प्रतिकर्ष यानी पुश फैक्टर वाला कौन कौन सा कारक है। तो इस आप लोग अगर इसको नहीं पढ़े होंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसके बारे में डिटेल से बता दे रहा हूँ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जो प्राकृतिक जलवायु और प्राकृतिक विपदाएं और बेरोजगारी, ये तीनों कारण जो है कि प्रतिकर्ष फैक्टर में है, यानी पुश फैक्टर में। यानी कि यहाँ से पुश एक तरफ से धक्का देना, यानी कि यहाँ से लोगों को भगाना चाहते हैं। जैसे कि आपके क्षेत्र में प्रतिकूल जलवायु सही नहीं है, प्राकृतिक आपदाएं बहुत आती हैं, बेरोजगारी है, तो आप लोग यहाँ से निकल के भागना चाहेंगे, तो ये प्रतिकर्ष में आ जाएगा। तो यही यहाँ पर पूछा गया कि प्रतिकर्ष में कौन कौन सा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा। ये एक नया कंसेप्ट है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो शांति और अस्थायित्व है ये अपकर्ष की श्रेणी में आता है। और अपकर्ष में और कौन कौन सा आ जाएगा? बेहतर रोजगार की सुविधा हो, और देखा जाए तो स्वास्थ्य की सुविधा बढ़िया हो, अनुकूल दशाएं हो तो वहाँ पर प्रवासन होता है, शांति व्यवस्था हो। तो ये जो सुविधाएं होती हैं, बेहतर अवसर, शांति व्यवस्था, रहन सहन की अच्छी दशा हो, तो ये एक तरह से पुल करती हैं, प्रवासन के लिए प्रभावित करती हैं कि लोग उधर की तरफ भागते हैं। एक तरह से अपकर्ष यानी खींचती हैं अपनी तरफ। तो ये प्रतिकर्ष और अपकर्ष दो कंसेप्ट थे जहाँ पर इसको हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कुछ शहर दिए गए हैं और झील दिया गया है। और ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग जरूर नोट करेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? टोरंटो ओंटारियो में। तो ये जो है कि कथन जो है कि सही हो जाएगा। टोरंटो ओंटारियो में, जो टोरंटो शहर है ओंटारियो झील के किनारे है। शिकागो मिशिगन के किनारे है, ये भी सही है। डुलूथ जो है सुपीरियर के किनारे, ये भी सही है।
जो यहाँ पर लास्ट वाला दिया है कि जो डेट्रायड दिया है, ये डेट्रायड जो है कि ईरी झील के किनारे है, ईरी झील, तो ह्यूरन यहाँ पर नहीं हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है कि डी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी तीनों सही है। ये जो डेट्रायड है ये ईरी झील के किनारे है, तो ये सही हो जाएगा डी ऑप्शन। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स, कि अगला क्वेश्चन कौन सा दिया है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है क्षेत्रफल मापने में, दिशा मापने में, दूरी मापने में, प्रवणता मापने में। तो जो ओपिसोमीटर है इसका किसके मापन में किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है दूरी मापने में। दूरी मापने में ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर मानचित्र में टेढ़ी मेढ़ी दूरी होती है, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है टेढ़ी मेढ़ी लाइनों को मिलाने के लिए, तो ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेशन पार साइबेरियन रेल मार्ग, यानी कि जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो विश्व का सबसे लंबा है, विश्व का सबसे लंबा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन। तो इसको हिंदी में पूछा था कि पार साइबेरियन रेल मार्ग अवस्थित है, यानी कि इसके बीच में कौन कौन सा स्टेशन है? तो यहाँ पर दिया है चीता, कजान, मास्को, उपरोक्त सभी। तो जो ये तीनों ही स्टेशन है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है ये कहाँ से कहाँ तक है? तो आइए हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं, तभी इसका सही आंसर कर पाएंगे। और विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ये कहाँ से? पश्चिम में जो है कि सेंट पीट्सबर्ग से कहाँ तक जाता है? पूर्व में। तो ये पूर्व में जो है प्रशांत महासागर के तट पर एक जो शहर है व्लादिवोस्टोक, तो व्लादिवोस्टोक तक जाता है ये पश्चिम से पूर्व तक। तो इसके बीच में जो है कि चीता, मास्को और कजान सभी स्टेशन आते हैं, तो यही पूछा गया था। और ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोग नोट कर लें इसको। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन और दूसरा कारण है। तो परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार को प्रभावित करती है, तो ये एक अभिकथन सही हो जाएगा। परिवहन की मांग जो है जनसंख्या की मांग को आकार को प्रभावित करती है, यानी ज़्यादा जनसंख्या होगी तो परिवहन की मांग होगी ही, और जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा परिवहन की मांग उतनी ही अधिक होगी। तो ये कारण भी सही है। तो इस प्रकार इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन ए तथा आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या भी करता है, तो यही यहाँ पर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस एक व्यापारिक जलमार्ग को बृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है? जो कौन सा व्यापारिक जलमार्ग है जिसको बृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है? तो ये जो है कि उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है, जो अटलांटिक में उत्तरी अटलांटिक जो समुद्री मार्ग है इसको बृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। और ये पूरा विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग, ये विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। और यहाँ पर कितना मार्ग, जैसे पूरे विश्व का 1/4 समुद्री मार्ग का यहीं से होता है, जो है कि व्यापार उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से अमेरिका के उत्तर पूर्वी राज्यों में तेल के परिवहन हेतु किस एक पाइपलाइन का प्रयोग किया गया है? यानी मैक्सिको की खाड़ी से जो अमेरिका के उत्तर पूर्वी राज्यों में तेल परिवहन जाता है, उस पाइपलाइन का नाम पूछा गया है यहाँ पर। तो ऑप्शन दिया है बिग इंच पाइपलाइन, कामेकान पाइपलाइन, और नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन, और ट्रैप पाइपलाइन। तो आप लोग इसका आंसर खुद से एक बार करिए, देखिए कि क्या आंसर सही हो सकता है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा बिग इंच पाइपलाइन। जो बिग इंच पाइपलाइन है, इससे जो है कि मैक्सिको की खाड़ी से जो तेल होता है अमेरिका के उत्तर पूर्वी राज्यों में परिवहन के लिए जाता है। और देख लेते हैं हम लोग दूसरे ऑप्शन के बारे में कि क्या दिया है। जो कामकान पाइपलाइन है, इससे कहाँ पर तेल जाता है? तो ये सोवियत संघ में जाता है। और नॉर्ड स्ट्रीम जो है कि ये भी जो है कि जर्मनी से रूस के मध्य जो है पाइपलाइन है। और ट्रैप पाइपलाइन जो है कहाँ पर है? तो पूर्वी एशिया में है, ये पूर्वी एशिया में। तो इस प्रकार चारों करेक्ट हो जाएगा, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स।
अगला क्वेश्चन कौन सा दिया है देख लेते हैं। तो क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है। यानी कि यहाँ पर पूछा है कि क्षारीय भूमि के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है। यानी कि अगर भूमि क्षारीय हो गई है तो उसमें सुधार के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है, तो कैल्शियम सल्फेट। क्षारीय भूमि के सुधार के रूप में कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। और इसको कैल्शियम सल्फेट को और क्या नाम दिया जाता है, तो जिप्सम भी कहा जाता है, जिप्सम। तो क्षारीय भूमि के सुधार के लिए जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को हम लोग क्या दिया है। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है। तो ये कौन सा है, तो विश्व व्यापार संगठन, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो जो जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड है, ये यही जो है कि बाद में जो है कि विश्व व्यापार संगठन बना है 1995 में। जो गैट है, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। और यही जाकर 1995 में विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO बना है, जो विश्व में व्यापार के नियम बनाता है। तो यही 1995 में बना था। तो इसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया था। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया है कि नीचे अभिकथन और कारण दिए गए हैं, उसी के बारे में पूछा गया कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। प्लासी के युद्ध विजय के द्वारा उसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। तो आप लोग खुद से भी वीडियो को पॉज करके देखते रहें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था रॉबर्ट क्लाइव को ही माना जाता है। तो ये अभिकथन सही हो जाएगा। और प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 को, 1757 को, इसमें किसको हराया था, जो कि रॉबर्ट क्लाइव ने, तो हराया था जो सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला को हराया था प्लासी के युद्ध में। तो इसी युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में लिखित में से एक असत्य कथन चुने। यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसके बारे में जो है कि असत्य कथन के बारे में बताना है। तो इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। तो ये कथन बिल्कुल सही है। 1799 में अंग्रेजों तथा टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है कि 1799 के मध्य अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था। तो ये भी कथन सही हो जाएगा। और इस युद्ध के विजय के बाद अंग्रेजों ने मैसूर को साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ असत्य ही पूछा था। और इस युद्ध में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था। तो ये सही हो जाएगा। तो यहाँ सी ऑप्शन गलत है। और इसमें साम्राज्य में नहीं मिलाया था, जो पुराना यहाँ पर अडयार वंश था, अडयार वंश, उसी को शासन सत्ता सौंप दी थी ब्रिटिश ने अडयार वंश के को। तो ये मिलाया नहीं था साम्राज्य में। तो सी ऑप्शन गलत दिया है यहाँ पे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यानी कि यहाँ पर कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। यहाँ पर दिया है सिंध का विलय 1843, पंजाब का विलय 1849, नागपुर का विलय 1853 और अवध का विलय 1848। तो अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि जो अवध का विलय हुआ था वो ये 1856 में हुआ था। तो यही यहाँ पर गलत दिया हुआ है। अवध का विलय 1856 में हुआ था और कुशासन के आधार पर हुआ था, कुशासन के आधार पर। तो इसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सिंध का विलय 1843 में ब्रिटिश साम्राज्य में हुआ था, पंजाब का 1849 में हुआ था, नागपुर का 1853 में। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो कुछ संस्थाएं दी गई हैं और स्थापना वर्ष दिया गया है। तो आप लोगों को मिलान करना है कि किस जो है कि संस्था का स्थापना कब हुआ था। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। और किसने किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था आर्य समाज की स्थापना। और वेद समाज की स्थापना किसने किया था, तो जो वेद समाज है इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन और दो लोग थे, धरालू नायडू,
तो दो लोगों ने बेद समाज की स्थापना की थी, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1864 में। और प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो जो प्रार्थना समाज है 1867 में हुई थी, और इसकी स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग। तो आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में जो है कि प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी। और देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने करी थी, और 1887 में। तो इस प्रकार चारों ही करेक्ट रूप से मिले हुए थे, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महाभारत में तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात नहीं है? तो निम्नलिखित कवियों में से कौन सा एक तेलुगु अनुवाद में जो महाभारत का अनुवाद हुआ था उसमें कौन सा कवि शामिल नहीं था? तो यहाँ पर कंबन, नन्नय, येररन और टिक्कन। तो अगर इसका देखा जाए तो जो कंबन था ये तेलुगु अनुवाद में शामिल नहीं था, बाकी तीनों ही व्यक्ति शामिल थे। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित घटनाओं में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहली घटित हुई थी? तो जो कालक्रम है उसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहली घटना कौन सी हुई थी? तो आइए देख लेते हैं हम लोग। आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर करते रहें, तभी जाके आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन सही हुए। तो जो बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ था ये कब हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ था 1 अगस्त 1920 को। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ था, तो अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था? तो ये दिसंबर 1919 में, दिसंबर 1919 में हुआ था। और जो रोलेट एक्ट विधेयक पास हुआ था ये कब हुआ था? तो ये जो रोलेट एक्ट विधेयक है ये कब पास हुआ था? तो ये मार्च 1919 में हुआ था, मार्च 1919 में। और जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो ये सभी को पता होगा कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इस प्रकार हम लोग देखें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि कालक्रम के अनुसार सबसे पहले घटनाओं में सबसे पहले कौन सी घटित हुई थी? तो अगर आप डेट पता हो गया है कि सबसे पहले घटित कौन सी हुई थी, तो जो रोलेट एक्ट है मार्च 1919 में पास हुआ था, यही सबसे पहले हुआ था। उसके बाद जो है कि रोलेट एक्ट पास होने के बाद ही जो है कि यहाँ पर एक अधिवेशन किया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919 में। और उसी में अधिवेशन के बाद ही जो है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, रोलेट एक्ट पास होने के विरोध में यहाँ पर एक सभा चल रही थी, उसी में जो है कि जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी, तो वही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और बाल गंगाधर तिलक का जो निधन हुआ था ये 1 अगस्त 1920 को हुआ था, जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ उसी समय जो है कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। तो यही यहाँ पर पूछा गया था। और अगला क्वेश्चन कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो इसी के समझौते के तहत जो है कि गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए तैयार हुए थे, गोलमेज सम्मेलन में। तो कुल तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें से कांग्रेस की तरफ से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। तो इसी के बाद समझौते के बाद ही ये पूछा गया था कि समझौता कब हुआ था। तो इस प्रकार हम लोगों ने 45 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया इस टेस्ट सीरीज से। बाकी के जो एक बचे हुए क्वेश्चन अगले 2 वीडियो में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब अगला वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को खोजना ना पड़े। और पूरी टेस्ट सीरीज ये सॉल्व कराई जाएगी, जिसमें 50 से 60 टेस्ट सीरीज वीडियो आएंगे, और आप लोगों को कहीं भी इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। सभी फैक्ट और मिल जाएंगे और पूरी टेस्ट सीरीज भी सॉल्व हो जाएगी। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।